अगर कोई भी बंदा किसी से नुकसान उठा चुका हो और उसको वादा खिलाफियों का सामना हो तो वो फिर एतमाद तो नहीं कर सकता ना। जो ट्रस्ट है, कोई डिमांड तो नहीं आप कर सकते कि ट्रस्ट की जाए। आप अपना कंडक्ट ऐसा रख सकते हैं, अपना रहन सहन ऐसा रख सकते हैं कि दूसरे ट्रस्ट करने लगे, क्रेडिबिलिटी हो जाए। ये तो डिमांड करने वाली बात तो नहीं है। ट्रस्ट ये आप मांग नहीं सकते। कुछ चीज़ें होती हैं जो कि मांगी जा सकती हैं, जैसे कि आप किसी से एक गिलास पानी मांग सकते हैं, या आप रुपया पैसा मांग सकते हैं, पॉकेट मनी मांग सकते हैं, सेल फ़ोन मांग सकते हैं, जो कि एक डिमांड के तौर पर चाहे तो वो दें चाहे तो वो ना दें। लेकिन ट्रस्ट ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आप मांगे। ये या तो कोई करता है या नहीं करता। इसी तरह मोहब्बत का मामला है, ये भी आप किसी से मांग नहीं सकते। ये तो किसी की मर्ज़ी है कि वो मोहब्बत करता है कि नहीं करता, भी मांगने वाली चीज़ नहीं है। तो अपना रहन सहन ऐसा रखें, अपना लेन देन ऐसा रखें कि आपके ऊपर एतबार आ जाए कि जो आप कहेंगे आप वो करेंगे। अगर आप समझते हैं कि आप कहेंगे कि मैं 10 बजे आऊँगा और फिर आप 11 बजे आएँ, तो इस तरह ट्रस्ट तो नहीं डेवलप होगा, जिसे आप कहते हैं प्लस माइनस हो जाता है। तो जब प्लस माइनस हो जाता है तो फिर ट्रस्ट कोई भी नहीं होता। डिनाइल तो एक कंडीशन है ना, कि फैमिली एक डिनाइल में चली जाती है। जैसे आप कहें कि फैमिली हमारी किसी रेस्टोरेंट चली गई, तो हम पूछेंगे किस रेस्टोरेंट में गई, क्या खाया पिया। तो डिनाइल की भी बहुत सारी किस्में हैं ना। फैमिली डिनाइल में चली गई, मिसाल के तौर पर फैमिली ये समझने लगी कि अब मसला नहीं है, मसला ख़त्म हो गया। जो ही 8-10 दिन कोई पेशेंट नशा नहीं करता तो फैमिली यूँ समझने लगती है कि ये मसला हल हो गया है। अभी हमारे पास चंद दिन पहले ही एक पेशेंट दाखिल हुआ, और दाखिल होने से पहले उसने 3 दिन नशा नहीं किया था क्योंकि फैमिली ने घेर के रखा हुआ था। तो दाखिले के बाद वो कहने लगे कि हमें लग रहा है कि कहीं हम गलती तो नहीं कर रहे हैं, 3 दिन तो तेरे नशा किया ही नहीं। अगर कोई 3 दिन या 13 दिन नशा नहीं करता किसी वजह से, रमज़ान की वजह से, पैसे ना होने की वजह से, फैमिली प्रेशर होने की वजह से कोई नशा नहीं करता, तो इसका मतलब है मसला हल हो गया। इसे हम डिनाइल कहते हैं। और जब कोई ट्रीटमेंट सेंटर से वापस जाता है तो अच्छा खासा उसका चेहरा अच्छा नज़र आता है, बहुत फ्रेश नज़र आता है, सेहत अच्छी नज़र आती है, रंग गोरा हो चुका होता है। तो फैमिली वाले समझते हैं कि बस सब मसला हल हो गया है, अब कोई इलाज की ज़रूरत नहीं, जिससे बाज़ औक़ात लोग फॉलोअप कहते हैं। लेकिन फॉलोअप कोई होता है जब कोई चीज़ हो जाती है तो उसके बाद फॉलोअप होता है, जबकि ये फॉलोअप नहीं होता, ये ट्रीटमेंट होता है जिसे आउटडोर ट्रीटमेंट कहेंगे। ये जो फॉलोअप है, ये लफ्ज़ तो अब हम इस्तेमाल भी नहीं करते। हम हमेशा कहते हैं आउटडोर ट्रीटमेंट, इंडोर ट्रीटमेंट, और साथ हम कहते हैं कि इलाज शुरू होता है लेकिन ख़त्म नहीं होता। अगर बहुत तरीके हैं जिससे कि मरीज़ घर वालों को नए सिरे से पीछे लगा लेता है अपने, तो चूँकि वो बहुत सारे तरीके हैं तो इस पे बात तो होती रहेगी। नहीं, हमारे पीछे तो लगना मस्ट है, क्योंकि हमें तो लोग पे इसलिए करते हैं कि वो हमारे पीछे लगना चाहते हैं। अगर कोई हमारे पीछे नहीं लगना चाहता उसको तो ज़रूरत ही कोई नहीं है। हमारे पीछे तो वो इसलिए लगते हैं कि वो उनकी जान को कोई मुसीबत पड़ी हुई है, और वो ये सोच के आते हैं हमारे पास कि अगर हम इनके पीछे लग गए तो हमारा मसला हल होने का इम्कान है। ठीक है ना। उनको लगता है कि ये हमारी मदद कर सकते हैं, तो हमारे पीछे अगर उन्होंने नहीं लगना तो फिर तो यहाँ आने की जहमत करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक। तो अगर वो हमारे पीछे लगते हैं तो दैट इज़ द राइट थिंग टू डू। अगर वो वापस अपने पेशेंट के पीछे लगेंगे तो पेशेंट उनको वहीं ले जाएगा जहाँ वो पहले था। तो पेशेंट के पीछे लगने की कोई ज़रूरत तो नहीं है मेरे ख्याल में। देखिए, पेरेंट्स तो हमारे पीछे लगेंगे ना, क्योंकि हम उन्हें तरीके बताते हैं, हम उन्हें लीड करते हैं। लेकिन बात यह है कि एक डायरेक्शन होती है ना। अभी पहाड़ों पे बर्फ़ गिरती है तो पानी पिघलता है तो किधर आता है? दरियाओं में, और दरियाओं से किधर जाता है? समंदर में। कभी ऐसा हुआ कि समंदर से पानी आया दरियाओं में,
और पहाड़ों पे जाके जम गया हो। लेकिन कभी आपने देखा कि दरिया उल्टे चलने शुरू हो गए हों, पहाड़ों पे जाके पानी जम गया हो? तो एक फ्लो चार्ट है ना, फ्लो चार्ट ये है कि हम आपके पेरेंट्स को बताते हैं कि आपकी लीडरशिप कैसे करें, और फिर आपको बताते हैं कि अपने पेरेंट्स की लीडरशिप को कबूल करें। अगर आप अपने पेरेंट्स की लीडर को कबूल कर लें तो मुझे बताइए कि आपके पेरेंट्स को फिर हमारे साथ मुंसलिक रहने की ज़रूरत होगी? अगर आप अपने पेरेंट्स की बातें मानने लगें और उनके साथ इज़्ज़त से पेश आएँ, उनके साथ मोहब्बत से पेश आएँ, उनका कहा माने, उनकी जायज़ बातें माने, तो उनको ज़रूरत है फिर कि बाहर जाके किसी डॉक्टर सदाकत को ढूंढें? नहीं ज़रूरत ना उनको। ये तो सिंपल सी लॉजिक है कि अगर आप उनकी जायज़ बातें माने, और तो कुछ नहीं कह रहे, नाजायज़ बातों की तो बात नहीं कर रहे, लेकिन जब आप उनकी जायज़ बातें भी नहीं मानते और वो दुखी हो जाते हैं और वो तंग हो जाते हैं और वो परेशान हो जाते हैं, तो फिर कोई ना कोई उनको बताता है कि आप वहाँ चले जाएं या आप यहाँ चले जाएं, मसले को हल करें। मेरे ख्याल है आपके पेरेंट्स हर जगह जाके कोशिश करते हैं, पीरों फ़कीरों के पास भी जाते हैं और तवीज़ धागा भी करते हैं, दम कर करके पानी भी पिलाते हैं, सारा कुछ करते हैं, क्योंकि कहते हैं ना गर्जमंद दीवाना होता है, हालांकि उसको समझदार होना चाहिए, पर वो दीवाना होता है। वो तो कोई भी कुछ कहे तो वो करना शुरू हो जाते हैं कि ये बीमारी है क्या, जिस्म में क्या मसला हो जाता है जिससे कि बंदा ज़्यादा नशा मांगने लगता है, किस तरह बंदे की नशे की ख्वाहिश पूरी नहीं होती तो और ज़्यादा नशा करता है, किस तरह जहरीले मादे बनते हैं तो मत मारी जाती है। ये डिजीज़ कॉन्सेप्ट की बात करते हैं या फिर कोडिपेंडेंस की बात करते हैं। अब देखिए कितने टॉपिक है जो आप एक ही बात कहते हैं, कम से कम 2 दर्जन तो मैं आपको गिनवा देता हूँ कि कोडिपेंडेंस हो जाती है, पेरेंट्स रोगी हो जाते हैं, और उनके रोगी होने का कोई इलाज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, हालांकि हमने वो जिम्मेदारी पहले दिन से नहीं उठाई होती। आपको पता है कि हमने ये जिम्मेदारी नहीं उठाई होती कि पेरेंट्स के रोग को या रोगी होने को हम इलाज का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन फिर हम जब देखते हैं कि पेरेंट्स रोगी हो गए हैं, बात करते हैं तो रोने लगते हैं और परेशान नज़र आते हैं, गुमसुम नज़र आते हैं, तो फिर हम कहते हैं कि अच्छा इसको भी इलाज का हिस्सा बना देते हैं। तो जो पेरेंट्स के रोगी होना है उसमें हम बातें उस बारे में करना शुरू हो जाते हैं। फिर कभी कभी बताते हैं कि अच्छा अगर आप कामयाब होना चाहते हैं ज़िंदगी में तो क्या करें, तो उसके लिए वो 7 हैबिट्स पे अक्सर बात होती है, 12 एग्जेक्टिव स्किल्स पे बात होती है, माइक्रो एडिक्शंस पे बात होती है। जी अब आप तो खुद ही बोलना शुरू हो गए। 12 स्टेप प्रोग्राम पे बात होती है। अच्छा हम बात करते हैं कि आपके अंदर एक एनिमल होता है और एक इंसान होता है और दोनों के दरमियान एक मुकाबला होता है जो कि इंसान को जीतना चाहिए। यही तो यहाँ आने की वजह है कि एनिमल जीतता है तो आप यहाँ आते हैं, फिर इंसान जीतता है तो आप आज़ाद हो जाते हैं। तो ये बात भी एक होती है ना कि हमारे अंदर एक एनिमल होता है तो उसके बारे में तफसील से बात होती है कि कैसे उस इंसान पे काबू पाना है। फिर शेम पे बात होती है कि जो आप छुपते फिरते हैं, अपने आप से छुपते फिरते हैं, अपना आप जो अच्छा नहीं लगता, तो इस पे बात होती है कि भाई आपको अपना आप अच्छा नहीं लगता तो कैसे आपको अपना आप अच्छा लगे, तो शेम पे बात होती है। वल्नरेबिलिटी पे बात होती है कि जो करज नहीं होती कोई काम करने की, सारे काम करते हैं पर कोई ऐसा काम होता है जिसकी तरफ हम करज नहीं करते। अगर कोई बंदा है बहुत अच्छा बिजनेस करता है लेकिन डॉक्टर उसको कहता है तुम वॉक करो तुम्हें शुगर है, तो कहते हैं जी बिजनेस बहुत अच्छा हो जाता है मुझसे लेकिन वॉक के लिए मैं नहीं जा सकता, मेरा दिल नहीं चाहता। करेज का लफ्ज़ सुना कभी? करेज का मतलब होता है विद होल हार्ट, ज़िंदगी गुजारना पूरे दिल के साथ। लेकिन कई दफ़ा ऐसे होता है कि लोग कई काम बहुत अच्छे करते हैं पर कई काम उनसे होते ही नहीं, करेज ना होने की वजह से। वो जो काम करने का होता है उससे नज़रें चुराते हैं, वो चश्मपोशी करते हैं उस चीज़ से कि जो काम करने वाला होता है। तो बेशुमार चीज़ें हैं। अब मैं आपसे चाहता हूँ कि वो बातें जो हम कभी नहीं करते वो आप पूछ लीजिए।
जो बातें हम ज़रूरी समझते हैं तो वो बातें तो हम करते ही रहते हैं। मसलन हम बाइपोलर के बारे में बात करते हैं कि जितने भी नशे के मरीज़ होते हैं उनमें से 70% से ज़्यादा तो बाइपोलर होते हैं, यानी उनके मूड और मिजाज में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो कभी आपने देखा कि बाइपोलर के बारे में बात हुई? होती है ना, बाइपोलर के बारे में, डिप्रेशन के बारे में बात होती है, एंग्जाइटी डिसऑर्डर के बारे में बात होती है, तो हमेशा ये बातें होती रहती है ना। मुझे बताइए, कभी ओसीडी के बारे में बात हुई? कभी 4 पॉइंटेड फार्मूला के बारे में बात हुई? तो टॉपिक हैं जिनमें बात होती रहती है। अगर आप ये कहते हैं कि मैं फिर जाकर नशा, मतलब अपने ही नुकसान की बात करते हैं, वालिदैन ने जनाब मेरा मुंह नहीं चूमा तो मैंने गुस्से में आकर नशा कर लिया, करते हैं ना लोग ऐसे। तो मुझे ये बताइए कि ये जो बातें हैं कि इस वजह से नशा कर लिया या उस वजह से नशा कर लिया, तो यही तो सीखने की बात है कि अपना नुकसान नहीं करना, अपना फ़ायदा करना है। ये जो बात है यहाँ पे जो सिखाई जाती है वो अपना फ़ायदा करने की बात सिखाई जाती है। अगर हमारी ज़िंदगी अहम है तो ज़िंदगी हमारे इर्द गिर्द घूम रही होती है। अगर हमारी ज़िंदगी अहम नहीं है तो हमारी ज़िंदगी किसी और बंदे के इर्द गिर्द घूम रही होती है। तो इसका मतलब है कि हमारी तो फिर कोई इम्पोर्टेंस ना हुई। हमने कोई बुत पूजने के लिए ढूंढ लिया, वो बुत जो है वो कोई भी हो सकता है। अगर हमने कोई बुत ढूंढ लिया है पूजने के लिए तो ज़िंदगी तो फिर उस बुत की है, हमारी तो कोई ज़िंदगी नहीं है। तो अपनी ज़िंदगी को अहमियत देना जो पेरेंट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और अपनी ज़िंदगी के एक हिस्से के तौर पर अपनी औलाद को अहमियत देना, अपने बेटे या बेटी या किसी भी और को अहमियत देना मुनासिब बात होगी। ठीक, अपनी ज़िंदगी को अगर हम बिल्कुल भुला दें और अपनी ज़िंदगी को कमतर जानें और अपनी ज़िंदगी को अहमियत ना दें तो हम दूसरों का भी भला नहीं कर सकते। आज ही मेरे पास एक माँ आई हुई थी जिसकी 13 साला बच्ची ने उसकी ज़िंदगी को बहुत परेशान किया हुआ है, और वो स्कूल जाना छोड़ चुकी है कुछ अरसे से, और वो माँ के साथ हाथापाई करती है। माँ अगर कोई भी बात ना माने तो अपने आप को वॉशरूम में बंद करके तो वहाँ माँ को परेशान करती है, दंगा फसाद करती है, चीज़ें तोड़ती है, और माँ ऐसे था कि जैसे अभी बेहोश हो जाएगी। और मैंने उनको बताया कि जब तक आप सेहतमंद ना हो, जब तक आप होश नहीं पकड़ेंगे तो काम आगे नहीं शुरू हो सकता। तो पेरेंट्स के लिए या केयर टेकर के लिए या जिसने किसी की ज़िंदगी संवारनी है उसका हाल अच्छा होना चाहिए। कि टॉपिक्स तो बेशुमार होते हैं जहां हम जिक्र करते हैं, और बशर्ते कि हम विलिंग हो, विलिंगनेस जो है जिसका हम इंतज़ार करते हैं, जब आपकी विलिंगनेस होती है तो फिर जो बातें हम नहीं करते वो बातें आप करते हैं। घटिया इंसान, इतनी देर से गेट क्यों खोला? सोए हुए थे तुम क्या? सर मैंने तो मिनट भी बकवास ना कर तुम मेरे साथ। क्या कर रहे हैं आप? अब्बा जी घर पे हैं, नशे में गालियां दे रहे हैं। खुदारा होश में आए, क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं? सारा किया धरा इन्हीं का तो है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मोज़े के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। जिसको भी किसी एडिक्शन का सामना है, चाहे वो नशे की एडिक्शन हो, चाहे खाने की एडिक्शन हो, चाहे जुए की एडिक्शन हो, चाहे किसी इंसान की एडिक्शन हो, तो शेम उसके अंदर कूट कूट कर भरी होती है।
और आप में से जो कोई भी मुझे अलहदा मिलता है तो किसी न किसी तरीके से उसके मुंह से निकलता है कि मुझे अपना आप अच्छा नहीं लगता, आई डोंट लाइक माई सेल्फ, आई डोंट लव माई सेल्फ। तो ये जो चीज़ है अपने आप को पसंद ना कर सकना, एक तो होता है ना कि कोई बंदा एवं ही अपने आप को पसंद किया जा रहा है, उसको नरगिसियत कहते हैं, नार्सिसिज्म कहते हैं। जो बंदा एवं ही अपने आप को बहुत ज़्यादा पसंद करता है और हर वक्त वो शीशे में देख के कहता है कि क्या कितना सोना तेनू रब ने बनाया, तो वो जो चीज़ें हैं वो उसकी बात नहीं कर रहा। लेकिन एक सिंपल लाइकिंग, सिंपल इत्मीनान अपनी कारकर्दगी का बतौर इंसान, एक सिंपल इत्मीनान कि जब हम अपने बारे में सोचें, आईने में देखें या अपने दिन की कारकर्दगी पे नज़र डालें तो हमें लगे कि यार ठीक हो तुम, ये नहीं कोई बहुत बड़ी को बात, लेकिन यार ठीक है, ओके चलेगा। अपने आप को कबूल कर लेना, ये वो एक बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन है जो हम इंसानों को चाहिए होती है कि एट द एंड ऑफ द डे हम कह सकें यार तुम ठीक हो, कुछ छोटी मोटी गलती है तो चलो वो भी सुधार लेंगे, लेकिन अपने आप को कबूल कर लेना, किसी कबाड़ खाने में नहीं फेंकना अपने आप को, क्योंकि जो चीज़ें नकारा होती हैं आखिरकार वो कबाड़ खाने की नज़र हो जाती हैं। बस ये एक प्रॉब्लम है जिसका डर रहता है नशे के मर्ज़ के अंदर कि बंदा किसी कबाड़ खाने की नज़र ना हो जाए, बंदा किसी स्ट्रीट पे ना खो जाए। ये दो प्रॉब्लम होते हैं कि नशे की ज़िंदगी में जो घर वाले इतना प्यार करते हैं कि उसके बगैर नथिया गली नहीं जाते, उसके बगैर कोई शादी ब्याह नहीं अटेंड करते, उसके बगैर वो अपनी ज़िंदगी को जैम कर लेते हैं, एक दिन वो जो है ऐसा हीरा लाल मोती तारा खो जाता है। मैंने अपनी फैमिली में दर्जनों ऐसे स्टार्स को टूटते देखा है कि जिनको देखे तो दिल राज़ी होता है, लेकिन फिर एक वक्त आता है कि वो बिल्कुल उनका नाम रजिस्टर से खारिज हो चुका होता है, नहायत खामोशी के साथ ख़ानदानों में वो खो चुके होते हैं। सो टेक इट सीरियस। ये बात कह दे रहे कि बस जी ये तो रोज़ वही बात, तो वही बात है तो आप नई बात कीजिए। अगर वही बात है तो बताइए वो क्या बात है जो हम करते रहते हैं। रिलैप्स के बारे में भी हम बात करते रहते हैं, रिलैप्स प्रिवेंशन के बारे में बात करते रहते हैं कि किस तरह स्लिपरी लोगों से नहीं मिलना और किस तरह स्लिपरी जगहों पे नहीं जाना और किस तरह अपने सोने जागने की आदतें सही करनी है, किस तरह रिलैप्स से बचने के लिए, क्रेविंग से बचने के लिए 4 पॉइंटेड फार्मूले का इस्तेमाल कैसे करना है। ये तो सब कुछ हर रोज़ हर तरह से आपको बताया जाता है कि सैकड़ों चीज़ें हैं जो कि आपको बताई जाती हैं कि किस तरह आपने इस मसले का हल करना है और किस तरह आपने उस मसले का हल करना है और किस तरह आपने अपनी ज़िंदगी को जो कि फ्रीज़ हुई है डीफ्रीज़ करना है, किस तरह आपने उसको आगे चलाना है। गुस्से पे कैसे काबू पाना है, क्या इस पे बात नहीं होती? प्यार की जब आप ओवरडोज करते हैं तो उससे काम ख़राब होता है। घरों में प्यार की ओवरडोज, अच्छा घरों में गुस्से की ओवरडोज नहीं करनी। जब घरों में गुस्से की ओवरडोज होती है तो काम ख़राब होता है। तो आपको हम बताते हैं कि प्यार को यूज़ करें लो डोज में, गुस्से को यूज़ करें लो डोज में, तो काम चलेगा। अगर आप गुस्से की ओवरडोज यूज़ करेंगे फिर आपको गिल्ट होगा, उसके बाद फिर आप वही इजाज़त देंगे जो आपने रोकी हुई थी, वही चश्मपोशी करेंगे जो पहले कड़ी नज़र रख रहे थे। फिर हम आपको बताते रहते हैं कि पुलिसिंग चौकीदारा नहीं करना। एक होता है हमारा सक्सेस रेट, एक होता है हमारा हॉस्पिटैलिटी का अंदाज़। देखिए किसी भी अस्पताल की दो एस्पेक्ट्स होती हैं, एक होती है हॉस्पिटैलिटी एस्पेक्ट और एक होती है ट्रीटमेंट एस्पेक्ट। तो हॉस्पिटैलिटी को आप बड़ी जल्दी जज कर लेते हैं, मेज़बानी को आप बड़ी जल्दी जज कर लेते हैं कि हमें क्या खिलाया, क्या पिलाया, हंसे कि नहीं, मुस्कुराए कि नहीं। लेकिन जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप बेहतरीन जज कर सकते हैं कि इसकी हॉस्पिटैलिटी कैसी है, ये हंसता है, मुस्कुराता है
और प्यार की नज़र से देखता है, तो जो देखता है, बात को दोहरा के बताता है, पर आप जज कर सकते हैं कि जो एंटीबायोटिक इसने लिखी है वो ठीक है कि गलत है? नहीं। अगर वो ऑपरेशन करता है तो आप जज कर सकते हैं कि इसने ऑपरेशन ठीक किया है कि नहीं किया? नहीं कर सकते। तो जो ट्रीटमेंट एस्पेक्ट है वो कोई और डॉक्टर जज कर सकता है जो जांच रहा हो, वो तो कोई और ही कर सकता है ना। खुद पेशेंट ट्रीटमेंट की क्वालिटी को जज नहीं कर सकता। वो ज़्यादा से ज़्यादा जो मेज़बानी है, जिसे हॉस्पिटैलिटी कहते हैं, उसको जज कर सकता है, हॉस्पिटैलिटी को। लेकिन ट्रीटमेंट को भी तो मेजर करने की ज़रूरत होती है, ट्रीटमेंट को भी तो जांचने की ज़रूरत होती है। तो वो लोग ये काम अभी अपना शुरू कर चुके हैं, अपना वो फाइल वगैरह बना रहे हैं, और आप उनसे बात कर सकेंगे, वो आपसे बात कर सकेंगे, और जो काउंसलर्स यहाँ काम करते हैं उनके काम की क्वालिटी को चेक करेंगे, फिर पीछे देखेंगे कि किसका कौन काउंसलर था और उस बंदे का क्या नतीजा निकला। क्योंकि हम चाहते हैं कि हम अपने वर्कर्स को कोई सही काम करते हुए रेड हैंडेड पकड़ लें। नॉर्मली क्या होता है, गलत काम करते हुए रेड हैंडेड पकड़ लें। हम चाहते हैं कि हम अपने साथियों को, अपने कोलीग्स को ताक में रहें कि कब वो कोई काम सही करें और हम उनको पकड़ लें। ये बेसिक असूल है। वालिदैन की भी कोशिश होती है कि किसी ऐसे मौके पे पकड़ें जबकि कोई गलत काम कर रहे हो। अगर हम अपना डाटा उनके सामने रख देते हैं और अगर हम दिल खोल के उनके सामने रख देते हैं और हम चाहते हैं कि हम बेहतर हों, तो उसके लिए तो फिर ये करना पड़ेगा। अगर हम किसी को नापते तोलते नहीं तो उस काम का कोई पता नहीं। अगर हम किसी चीज़ को नापते नहीं है, तोलते नहीं है, तो फिर समझ ले कि उस काम का कोई पता नहीं है, उस काम की कोई अहमियत नहीं है। जो डॉक्यूमेंटेशन में काम आता है बस वो काम होता है, बाकी फिर वैसे ही होता है। ठीक? तो अगर ट्रीटमेंट को स्ट्रक्चर्ड कर दिया जाए तो उसका मतलब होगा कि 14वें दिन क्या काम हो चुका होना चाहिए, 21वें दिन क्या काम होना चाहिए, इंटरवेंशन डाटा कब प्रेजेंट होना चाहिए, पेशेंट का अप्लाई कब होना चाहिए। मुझे बताइए कि अगर फ्री फ्लोट जो कि अभी 85 दिन के बाद होता है, अगर 70 दिन के बाद होने लगे तो इसका मतलब क्या होगा? पेशेंट की रिकवरी अच्छी है कि उसका फ्री फ्लोट जो है नीचे आ रहा है, पीछे आ रहा है। अगर इंटरवेंशन डाटा 2 वीक के बाद प्रेजेंट हो जाए तो उसका मतलब क्या है? अगर इंटरवेंशन डाटा प्रेजेंट कर दिया है, फैमिली काम कर रही है और उसका काउंसलर काम कर रहा है जो कह रहा है कि जी करो प्रेजेंट, इंटरवेंशन डाटा प्रेजेंट करो। और अगर किसी पेशेंट को पहले 1 महीने में रिकवरी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता चल जाते हैं, 12 स्टेप प्रोग्राम का पता चल जाता है, सबसे बड़ी बात है कि डिजीज़ कॉन्सेप्ट का पता चल जाता है, तो इसका मतलब है कि दिनों के साथ काम का तो कुछ ताल्लुक होता है ना, कि कितने दिन में क्या काम हो गया। और अगर शेम हीलिंग हमारा अल्टीमेट टारगेट है कि आपको ये परवाह ही ना रहे कि किसको पता है और किसको नहीं पता, आपको सिर्फ ये परवाह है कि मैं बेहतर हो रहा हूँ कि नहीं। क्योंकि अगर आपका नंबर 1 कंसर्न ये है कि मेरे अंदर कोई फ़ायदा हो रहा है कि नहीं, मेरा ख़ानदान बन रहा है कि नहीं, मेरा घर जुड़ रहा है कि नहीं, अगर ये पता चल जाए तो आप आगे हिम्मत करते रहेंगे। अगर आपको पता ही ना चले कि हो क्या रहा है तो फिर आपका दिल टूट जाएगा। सिंपल सी बात है। बहुत सारा लिटरेचर होता है जो कि आपके लिए डेवलप होता रहता है। अभी जो ताज़ा लिटरेचर डेवलप हुआ है, जो आप में से कोई भी ले सकता है, उसका नाम है अनमोल माँ तगड़ी माँ, ये उसका नाम है सिंपल। इससे स्टोरी बुक समझ ले कि 70-80 सफ़े की। तो उसकी कहानी ये है कि एक बंदा गरीब आदमी का बेटा होता है जो प्रोफेसर होता है, और वो अपने एक दोस्त के फादर को भी बाप बना लेता है जो अमीर आदमी होता है और अनपढ़ होता है। तो सिंपल सी ये बात है, अनमोल माँ तगड़ी माँ। और ये मुकम्मल हो गई, ये कंप्यूटर में मौजूद है। कंप्यूटर से प्रिंट कोई भी माँ या बाप ले सकता है, क्योंकि जो माँ पे अप्लाई होता है मिलता जुलता ही बाप पे अप्लाई होता है। कहानी है जिसमें आपको पता चल जाएगा कि मोहब्बत कितनी करनी है,
जिसमें आपको पता चल जाएगा कि गुस्सा कितनी देर करना है और किस किस्म का गुस्सा करना है, जिसमें पता चल जाएगा कि गोल सेटिंग कैसे करनी है, बात कितनी देर करनी है, कब बात का पीछा छोड़ देना है, चौकीदारा करना है कि नहीं करना, ये सारी बातें उसके अंदर मौजूद हैं। अब मैं अगली किताब पे काम शुरू हो गया हूँ। रोज़ाना सुबह उठ के सबसे पहला काम तो लिटरेचर डेवलपमेंट करता हूँ मैं। अगली पे काम शुरू हो गया हूँ कि मार्केट में अब्बा अच्छा नहीं आ रहे, मतलब ये एक बड़ा मसला है, तो अनमोल बाप के ऊपर काम कर रहा हूँ कि जो बाप है उसका क्या किरदार होता है और उसने कैसे अपने वालिद होने का किरदार निभाना है। और ये सारी चीज़ें जो बेशुमार होती हैं, इनके ऊपर जब तवज्जो देंगे तो फ़ायदा होगा, अदरवाइज़ तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि कोई वो कहते हैं ना, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती रहे, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। तो अगर बंदा बार बार रीहैब में आएगा और सोचेगा नहीं, समझेगा नहीं, चेंज होने की कोशिश नहीं करेगा, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। फिर वही फ़ायदा है कि ठीक है जी ये पैसे बना रहे हैं, तो आप कहेंगे हम सुन लेंगे, हम बोलेंगे हाँ जी हम बना रहे हैं, बस इसमें तो क्या कोई बुराई नहीं है। पैसे बनाना तो बहुत अच्छी बात है। आप में से किसी को लगता है कि इसमें कोई बुराई है? लेकिन अगर हम पैसे बनाते हैं तो दर्द है कि नहीं? असल बात यह है कि सर्विसेज हैं कि नहीं, क्या हम ड्यूटी पे हैं कि नहीं, क्या हम आपका फ़ोन उठाते हैं कि नहीं, या क्या हम आपकी तकलीफ़ को सुनते हैं कि नहीं। अगर हम अपने हिस्से का काम करते हैं तो फिर कोई बात नहीं, सबको बनाना चाहिए पैसे। देखिए, एडिक्शन ट्रीटमेंट में स्मोकिंग छोड़ने की अहमियत का मतलब है कि आप स्मोकिंग को एडिक्शन नहीं समझते और स्मोकिंग को आप समझते हैं कि ये खाली सिगरेट है और ये ड्रग नहीं है। तो ये समझने की ज़रूरत है कि ये बिल्कुल वैसी ही एक ड्रग है जैसी कि चरस, और उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ड्रग है। ये वैसी ही एक ड्रग है जैसे कि आइस। यही तो डिनाइल है। ये बिलीव करना भी मुश्किल लगता है कि मैं एडिक्ट हूँ। ये बहुत मुश्किल है कि मैं एडिक्ट हूँ। मुश्किल लगता है ना? ये बहुत मुश्किल लगता है कि मेरा बेटा एडिक्ट है। ये बातें बहुत मुश्किल लगती हैं। डिनाइल इसको ही कहते हैं। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि स्मोकिंग यानी टोबैको एक ड्रग है कि नहीं, तो आप वाई डोंट यू राइट इट ऑन गूगल। वो ऐसे यस नो में तो बात नहीं करेगा, तो पूरा कार छड़ के आएगा। फिर यूट्यूब पे जाएं, देखिए वहाँ वीडियोस आएंगी कि कोई माकूल आदमी बात कर रहा है, कोई टेड टॉक है कि नहीं। तो अगर आप फैक्ट्स को तलाश करने निकलेंगे तो मायूस कभी वापस नहीं लौटेंगे। फार्मास्यूटिकल का लफ्ज़ कहीं लिखा होगा, लेकिन निकोटीन के बारे में कहीं कोई इबहाम नहीं है, कहीं कोई गलत फहमी नहीं है निकोटीन के बारे में कि ये एडिक्टिव ड्रग है कि नहीं। और इसका जो एडिक्टिव पोटेंशियल है वो इक्वेट किया जाता है हेरोइन से। यानी इसका जो एडिक्टिव पोटेंशियल है, जो इसके अंदर डेप्थ है एडिक्शन की, कैसे ये गिरफ्त करता है इंसान की साइकी के ऊपर, इसको वो कंपेयर करते हैं हेरोइन से। इससे आप बाकी खुद अपना सियाने अंदाज़ा लगा लें। लेकिन इंसान लर्न कर रहा है। कोई ज़माना था कि कोकेन को ड्रग नहीं समझा जाता था। कोको कोला में कोकेन होती थी और लोग कोको कोला पीते थे, उसमें कोकेन इस्तेमाल हो रही होती थी। और बहुत साल, बहुत बरसों बाद पता चला कि ये तो एक बहुत ख़तरनाक एडिक्टिव ड्रग है। तो फिर कोकेन उसमें से निकाली और कैफीन डाल दी, जो कि फिर अगेन एक एडिक्टिव ड्रग है, जो कि उसी तरह स्ट्रॉन्ग है जैसे कि कोकेन स्ट्रॉन्ग है। और जो कैफीन है उसी के बारे में वो कहते हैं कि पेप्सी कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो गई, वाई नॉट मेरी जान। तो ये थोड़ा समझने की ज़रूरत है। अगर आप सवाल पूछेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मुझे फिर ये गुमान भी होगा कि आप ये नहीं कहेंगे कि एक ही बात करते हैं। हम तो रोज़ कहते हैं अभी पूछो। और अगर आज हम आपके सवाल का जवाब नहीं दे सकेंगे तो हम वादा कर लेंगे कि कल जवाब दे देंगे आपको। देखिए, बात यह है कि ट्रस्टवर्दी होना
एक ह्यूमन ट्रेट है जो हम सब पसंद करते हैं कि ट्रस्टवर्दी हूँ मैं। ये बात नहीं है कि वालिदैन हमेशा ट्रस्टवर्दी होते हैं और औलाद जो है वो ट्रस्टवर्दी नहीं होती। बहुत वालिदैन है जो ट्रस्टवर्दी नहीं होते, बहुत औलाद है जो कि ट्रस्टवर्दी होती है। तो ट्रस्ट एक ह्यूमन ट्रेट है और ये इंसानों के अंदर पाया जाता है कि आप भरोसा कर सकें कि किसी ख़ास मौके पे वो क्या करेंगे, आप ये भरोसा कर सकें। लेकिन वालिदैन अपनी सादगी में बाज़ औक़ात अपनी औलाद के साथ जो रवैया रखते हैं, और पुराने ज़माने में जो मार पिटाई होती थी, जो बुरा भला कहा जाता था, तो नीयत तो वालिदैन की अच्छी होती थी लेकिन उनका तरीक़ेकार गलत था। उससे बच्चों में घुटन पैदा हो जाती है, वो अपने जज्बात का इजहार नहीं कर सकते और उनका लावा फिर कभी इधर फटता है कभी उधर फटता है। तो वालिदैन के हवाले से ये जो मैंने बताया कि जो अनमोल माँ है, तो ये इट्स ऑल अबाउट मदर। इसमें बच्चों के ऊपर कोई ख़ास बात नहीं की गई, लेकिन जब आप उसे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि माँ ही वो इंस्ट्रूमेंट है कि जिसके ज़रिए बच्चे की इस्लाह सबसे ज़्यादा आसानी से मुमकिन है। और वालिद जो है वो उसकी कुछ और ज़िम्मेदारियाँ भी होती हैं ट्रेडिशनली खाने कमाने के हवाले से, और उनके पास बच्चों के लिए उस तरह वक्त नहीं होता जैसे माओं के पास होता है। अब माएँ भी काम करती हैं, वर्किंग लेडी हैं, उनको भी वो दुश्वारियाँ सामने आ रही हैं और उसका कोई ना कोई हल तलाश किया जाता है। मिसाल के तौर पर हल ये है कि पहले वालिदैन को घंटों मेहनत करनी पड़ती थी और तब जाके कहीं औलाद के साथ कोई मामला सेटल होते थे मार कुटाइयों के बाद, और लंबी लंबी तकरीरें होती थी, लंबी लंबी मार कुटाइयाँ होती थी। तो आजकल जो साइंसी तरीके हैं कि एक वालिद जब अपने बेटे से बात करता है तो इट टेक्स ओनली 90 सेकेंड्स, या माँ बात करती है तो दिस इज़ द टाइम, एक छोटा सा टाइम। घंटों बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो एग्जॉशन की तरफ ले जाएगी आपको, वो फ़ज़ा साजगार नहीं रहेगी, वो हालात बड़े ख़राब हो जाएंगे। अच्छा, वो जो रज़िया की जुस्तजू है उसमें एक ख़ास बात है कि वो शुरू में ही बताया हुआ है कि वो रज़िया माँ बनने वाली है और वो भी 3 मंथ्स प्रेग्नेंट है और वो तलाश करती फिरती है कि अच्छी माँ कैसे बना जा सकता है। वो माँओं में घरों में रहने वाली माएँ भी हैं, दफ्तरों में काम करने वाली भी हैं, वो अनपढ़ भी हैं, पढ़ी लिखी माएँ भी हैं, और वो हर किस्म की माएँ हैं। तो वो जाके उनको मिलती है कि अपने बच्चों की आप परवरिश कैसे करते हैं। तो वो उससे पूछते हैं कि तुम क्यों पूछ रही हो, तो कहते हैं मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ और 6 महीने बाद मेरा बच्चा पैदा होने वाला है। तो इससे क्या जाहिर करना हमने चाहा कि एक माँ जो अभी 3 मंथ्स प्रेग्नेंट है, कोई उसका बच्चा नहीं है, तो वो ढूंढती फिर रही है बच्चे की परवरिश और इस्लाह के तरीके। प्रोएक्टिव होना ये होता है कि अभी काफ़ी दूर है मामला, किसी फ़िक्र और परेशानी के बगैर वो हर रोज़ थोड़ा थोड़ा टाइम खर्च करती है और फिर आखिरकार वो एक अनमोल और तगड़ी माँ को ढूंढ लेती है और वो उससे सीखना शुरू करती है। वो आपस में बातें करती हैं, फिर वो अनमोल माँ उसको अपने बच्चों के पास भेजती है जो अब बड़े हो चुके हैं, जिनके आगे बच्चे हैं, कि उनसे जाकर पूछो कि उनकी परवरिश कैसे हुई। और एक दिलचस्प सी हंसी मजाक वाली कहानी है, 60-70 सफ़े हैं, उसको अगर पढ़ लें तो आप अंडरलाइन कर सकते हैं कि इसमें कौन कौन सी काम की चीज़ें हैं। यानी वो छोटे बच्चों की तरबियत के बारे में है। और ये जो माँ की कहानी है उसमें ज़्यादातर ऐसे बच्चों को हैंडल करने के तरीके बताए गए हैं जो 12 साल से छोटे हैं, लेकिन जो बाप के ऊपर किताब लिखी जा रही है वो ऐसे बच्चों के मसाइल हल करने के लिए है जो कि 18, 20, 25, 30 साल के हैं, जो रातों को देर से आते हैं, जो नशा करते हैं, जो उन दोस्तों से मिलते हैं जिनको माँ बाप मिलने से मना करते हैं। तो उनको भी इस तरह इस्लाह की तरफ ले जाया जा सकता है कि एक गाली ना दें, एक थप्पड़ ना मारें और हर रोज़ गले लगाएं। जितनी दफ़ा बात करें उतनी दफ़ा गले लगाना। मुझे बताइए कि ये शर्त जो है कि जितनी दफ़ा आप अपने बच्चे से नाराज़गी का इजहार करें तो उतनी दफ़ा गले लगाएं, जितनी दफ़ा तारीफ़ का इजहार करें तो उतनी दफ़ा गले लगाएं। अगर ये शर्त हो तो फ़ज़ा ख़राब होगी कि ठीक रहेगी। देखिए, कुछ जगह मेंटल हेल्थ के इशू भी होते हैं
जिनमें शायद किसी दवाई की ज़रूरत हो जैसे, और जहाँ कहीं बायोलॉजिकल हेल्प चाहिए होती है, बायोकेमिस्ट्री को चेंज करने की ज़रूरत होती है, तो वहाँ बायोकेमिस्ट्री को भी चेंज किया जाता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि बीच में एक स्पिरिचुअलिटी भी होती है, आपका अल्लाह पे भरोसा भी होता है, आपका दूसरे इंसानों पे भरोसा होता है। अगर आपने अपने भरोसे के लिए कोई ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है, जैसे कि ये एक ग्रुप है जिसमें कामयाबियाँ चमकते हुए सितारों की तरह उतरती हैं और आप उन्हें देख रहे होते हैं, जिसमें नाकामियाँ आंसू लेके चल रही होती हैं तो आप उसके पीछे भी चल रहे होते हैं, तो ये जो ग्रुप होता है ये आपको बेबसी से निकालता है। अच्छा, तो अभी तक तुम्हारा इस चीप लड़की के साथ चक्कर चल रहा है? तुम कौन होती हो मुझे पूछने वाली? ओके, और तुम इन घटिया लड़कियों के साथ गुलछर्रे उड़ाते फिरो, तो मैं चुप बैठू। गेट आउट। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।